तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महफिल में एक नकली चीज लाने की? एक अमीर जवान औरत की कर्कश आवाज गूंजी और उसके हिंसक धक्के से प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हें पता भी है ये किसकी पार्टी है? एक नकली बैग लेकर चली आई, मेरे पति की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चारों तरफ से तीखी हंसी और कानाफूसी की आवाजें आने लगीं। जिस पति पर उसे भरोसा था उसने भी बेरहमी से मुंह फेर लिया। जमीन पर बैठी प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना पुराना फोन उठाया और कांपते हुए अंगूठे से बिना सोचे समझे सेंड का बटन दबा दिया। टीरिंग। उस एक मैसेज की आवाज से उसके पति का चेहरा सफेद पड़ गया और उस घमंडी औरत की किस्मत एक पल में पलट गई। प्रिया ने ऐसा क्या भेज दिया था कि वे अहंकारी लोग एक पल में बिखर गए? इस शानदार बदले की कहानी की नायिका के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। नवंबर की बारिश दिल्ली में कुछ ज्यादा ही बेरहम हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से पानी नहीं बल्कि बदन को चीरने वाले बर के टुकड़े बरस रहे हों। साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी की ढलान पर चलती तेज हवाएं प्रिया का मजाक उड़ाती हुई किसी चीख की तरह लग रही थीं। हों, उसके मुंह से निकली गर्म सांस हवा में मिलकर गायब हो गई। ऑटो के 480 रुपए, इतने पैसों में तो मेरे होने वाले बच्चे के कितने डायपर आ जाते। यह सोचते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। सूजे हुए पैरों में सैंडल चुभ रही थी, तलवों में जैसे आग लगी हो, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। आज उसके पति रजत की तरक्की का सवाल था। यह बहुत जरूरी दिन था। सब्र कर प्रिया, बस थोड़ी देर की बात है। मैं मुस्कुराऊंगी तभी तो मेरे पति का सिर ऊंचा रहेगा। वो किसी मंत्र की तरह बुदबुदा रही थी। आज कुछ भी हो जाए उसे अपने पति की इज्जत पर आंच नहीं आने देनी थी। उसने होटल के घूमते हुए दरवाजे को धकेला। अंदर की गर्म और सूखी हवा ने उसे छू लिया। सिर के ऊपर झूमर की चकाचौंध रोशनी से एक पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसे छोटा महसूस करा रही थी वो थी लॉबी में फैली महंगी परफ्यूम की खुशबू और उसके भीगे हुए कपड़ों से आती बारिश की सीलन भरी गंध का अजीब मिश्रण। पार्टी हॉल का दरवाजा खुला। दर्जनों पति पत्नी उसकी नजरों के सामने थे। बिना सिलवट वाले डिजाइनर कपड़े, चमकते हुए हीरे जवाहरात। प्रिया ने घबराकर अपना पुराना बैग पीठ के पीछे छिपा लिया। 3 साल पहले उसकी सास ने यूं ही उसे यह लाल बैग दे दिया था। उसने आज के दिन के लिए इसे सहेज कर रखा था, लेकिन यहां यह बेहद मामूली लग रहा था। अरे, ये तो रजत की बीवी है ना? हवा को चीरती हुई एक तीखी आवाज आई। यह मिस्टर खन्ना की पत्नी सिमरन थी, जो प्रिया की ही हमउम्र थी। शैंपेन का गिलास हाथ में लिए उसकी नजरें प्रिया के भीगे बालों और कीचड़ लगे सैंडल पर ऐसे टिकी थीं जैसे कोई गंदा कीड़ा देख लिया हो। बारिश में भीगकर आई हो? छी, कितनी बदबू आ रही है। तुम्हें पता है ये ताज पैलेस है, यहाँ की साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है, और तुम कीचड़ लेकर अंदर चली आई। एक पल में सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। लोगों की बातें बंद हो गईं। उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। जी कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी सिमरन की नजर उसके पीछे छिपाए बैग पर पड़ी। उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अरे, पीछे क्या छिपा रही हो? दिखाओ तो जरा। अरे वाह, ये तो सब्यसाची का डिजाइन लग रहा है। उसने जबरदस्ती प्रिया का हाथ खींचा और बैग छीन लिया। वह बैग को इधर उधर घुमाकर देखने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी, जैसे पूरा हॉल उसकी हंसी से गूंज उठा हो। अरे, सब लोग इधर देखो। हे भगवान, आज भी लोग ऐसी फर्स्ट कॉपी लेकर घूमते हैं। इसकी सिलाई तो देखो, लगता है किसी मोची ने की है। प्रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह नकली नहीं है, यह मेरी सास ने दिया है। लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अगर वो यहां बहस करती तो उसके पति की नौकरी खतरे में पड़ जाती। प्रिया ने होंठ भींच लिए और सिर झुका लिया। माँ, माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी। माफी किस बात की? हमारा माहौल खराब करने की या इस नकली चीज से हमारी आंखों को धोखा देने की? सिमरन की आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। वो रुकी नहीं। उसने प्रिया के हाथ से बैग बेरहमी से छीन लिया। ऐसी चीजें लेकर नहीं घूमते। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने पति की इज्जत का तो ख्याल करो। प्लीज मेरा बैग वापस कर दीजिए, प्रिया ने हिम्मत करके कहा। बस यही कहना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सिमरन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या कहा? वापस कर दूं? सच ही कहते हैं, गरीबों की आदतें नहीं जाती। ले जा अपना ये नकली झोला। चटाक, एक तेज आवाज हवा में गूंजी। सिमरन ने वो लाल बैग घुमाकर प्रिया के चेहरे पर दे मारा था। बैग का मेटल का हिस्सा
प्रिया के गाल पर जोर से लगा। जमीन पर गिरी प्रिया के कानों में सींग की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ से हैरान सांसों की आवाजें आ रही थीं। दर्जनों आंखें उसे जमीन पर पड़ा देख रही थीं। सिमरन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो चिल्लाई, आंखें क्या दिखा रही है मुझे? तेरी बराबरी है मुझसे? गमवार कहीं की, कहां से चली आती हैं ऐसी औरतें? समय जैसे थम गया था। दूर खड़ा उसका पति रजत डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया था। वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। कांपते हाथों से प्रिया ने अपने जलते हुए गाल को छुआ। हथेली पर गर्म आंसू महसूस हुए, लेकिन उन आंसुओं से ज्यादा गर्म उसके दिल में जल रही गुस्से की आग थी। उसने बहुत सहा था, गरीबी की वजह से, पति का मान रखने के लिए और अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए, लेकिन आज हद हो गई थी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह उसकी आत्मा की हत्या थी। प्रिया की नजर जमीन पर पड़े अपने पुराने फोन पर गई। स्क्रीन टूट गई थी, लेकिन वो ऑन था। उसका हाथ किसी सांप की तरह रेंगता हुआ फोन तक पहुंचा और उसके अंगूठे ने स्क्रीन पर एक नंबर को छुआ। दुनिया की सारी आवाजें जैसे एक पल में खत्म हो गईं। सिमरन की चीखें, लोगों की कानाफूसी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस कानों में एक तेज सिंह की आवाज गूंज रही थी। समय जैसे रबर की तरह खिंच गया था। जमीन पर गिरी उसकी आंखों को सिर्फ ठंडे मार्बल के फर्श का जटिल डिजाइन दिख रहा था, ठीक उसकी उलझी हुई जिंदगी की तरह। गाल आग की तरह जल रहा था। बैग के मेटल से लगी चोट से उसकी हड्डी में दिल की धड़कन के साथ धक धक का दर्द हो रहा था, लेकिन यह शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था। सबसे भयानक एहसास वो था जब शर्मिंदगी से उसके शरीर का हर एक रोम कांप रहा था। दर्द हो रहा है? नहीं, यह दर्द नहीं था, यह टूटन थी। उसकी आंखों के सामने पिछले 3 सालों की यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगीं। शादी का विरोध करती हुई उसकी मां के हाथ, सीलन भरी दीवारों वाले एक कमरे के घर में सिर झुकाए उसका पति, सब्जी मंडी में 10 रुपए बचाने के लिए घंटों मोल भाव करती हुई वो खुद, और उसकी सास, भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक की मालकिन। 3 साल पहले उन्होंने चुपके से प्रिया को बुलाया था और यह लाल बैग देते हुए कहा था, इसे अपने पास रखो, यही एकमात्र सबूत है कि तुम हमारे घर की बहू हो। जब तक सही समय नहीं आता तब तक एक आम इंसान की तरह जियो। एक दिन आएगा जब यही बैग तुम्हारी रक्षा करेगा। तब उसे उन शब्दों का मतलब समझ नहीं आया था। वो तो अपनी सांस के डर से उस बैग को अलमारी में छिपाकर भूल ही गई थी। और आज जब उसने अपने पति की इज्जत बचाने के लिए उसे पहली बार निकाला, तो वही बैग उसे जहन्नुम में खींचने वाली जंजीर बन गया। नकली कहा था ना तुमने? कांपते होंठों को उसने इतनी जोर से काटा कि मुंह में खून का स्वाद भर गया। आंसुओं से धुंधली आंखों के पार उसे अभी भी चिल्लाती हुई सिमरन का बिगड़ा हुआ चेहरा और उसके पीछे डर से अपनी जगह पर खड़े पति का कायर चेहरा दिख रहा था। रजत आगे नहीं आया। उसकी पत्नी को थप्पड़ मारा गया। वो जमीन पर गिरी थी, लेकिन वो अपने बॉस की पत्नी के डर से सिर्फ पैर पटकता रहा। उसी पल प्रिया के दिल में सब्र का एक धागा टूट गया। वो धागा धीरज का था, उम्मीद का था और बचे खुचे आत्मसम्मान का था। पेट में एक अजीब सी ऐंठन हुई। शायद बच्चा भी डर गया था। उसने जोर से लात मारी। मेरे बच्चे, माफ करना, तुम्हारी मां कमजोर है। नहीं, वो कमजोर होने की वजह से नहीं हारी, वो चुप रहने की वजह से हारी थी, क्योंकि वो मूर्खों की तरह मुस्कुराती रही, जी हुजूरी करती रही। इसलिए उन लोगों ने उसे पैरों तले रौंदने वाली घास समझ लिया। उंगलियों ने ठंडे फोन को छुआ। उसने बेजान उंगलियों को हरकत दी। फोन में सेव किया हुआ एक ही नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे डायल करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। इमरजेंसी 0 मारे थी इस एपा डॉट कर। माँ जी, मैं हूं। कांपते हाथों से टाइपिंग में गलती हो गई, लेकिन उसे सुधारने का भी समय नहीं था। अब और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज मुझे बचा लीजिए। सेंड बटन पर रखी उसकी उंगली कांप रही थी। अगर उसने यह बटन दबा दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। पति की नौकरी, उसकी गरीबी में छिपी शांति, चुपचाप जीने का वादा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इस तरह कुचल कर मर नहीं सकती थी। उसने आंखें भींच लीं। गाल पर पड़े उस बैग के ठंडे एहसास को याद करते हुए प्रिया ने उंगली से बटन दबा दिया। मैसेज स्क्रीन पर आए। उस छोटे से नोटिफिकेशन ने प्रिया की दुनिया में पहली चीख का काम किया और एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत का ऐलान भी। पार्टी हॉल में अभी भी सन्नाटा था।
लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि यह औरत उठेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी या भाग जाएगी। लेकिन उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी भेजा गया यह एक मैसेज कैसा खूनी तूफान लाने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि जमीन पर पड़ी यह औरत असल में किसकी बहू है। धीरे धीरे प्रिया ने सिर उठाया। बिखरे बालों के बीच से झोंकती उसकी आंखें अब किसी भोली भाली भेड़ की नहीं थीं। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसकी अंगार उगलती आंखों से आंखें मिला सके। तूफान से पहले की खामोशी ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया था। पार्टी हॉल का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ देर पहले जो सन्नाटा था वो अब लोगों की फुसफुसाहट में बदल गया। लोग जमीन पर गिरी प्रिया को कनखियों से देखते हुए ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो फिर से अपने शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे, जैसे प्रिया की मौजूदगी जमीन पर बिछे कालीन के डिजाइन से भी ज्यादा महत्वहीन हो। तुम लोगों ने देखा कैसे कांपते हुए किसी को मैसेज कर रही थी। एक तीखी हंसी गूंजी। आज की पार्टी की मेजबान सिमरन। उसने अपने लाल होंठों को सिकोड़ते हुए जमीन पर पड़ी प्रिया को देखा। पता नहीं किसको मैसेज किया होगा, पुलिस को या अपनी बूढ़ी मां को। अरे गांव में बैठी मां को बताकर क्या होगा। वो बेचारी यहां आकर इसके साथ गले लगकर रोएगी ही ना और बदबू फैलाएगी। आस पास खड़ी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी प्रिया के कानों में दर्जनों सुइयों की तरह चुभ रही थी। सिमरन एक कदम आगे बढ़ी। टक टक मार्बल के फर्श पर उसकी महंगी हील्स की आवाज गूंज रही थी। उसकी नुकीली हील प्रिया की उंगलियों के ठीक सामने आकर रुक गई। अपनी औकात में रहना सीखो, समझी? हम दोनों की उम्र एक है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बराबरी करने लगो। हमारा क्लास अलग है, समझे? उसने अपने हाथ में पकड़ा शैंपेन का गिलास प्रिया के सिर के ऊपर थोड़ा सा झुका दिया। टप टप ठंडी चिपचिपी शैंपेन की बूंदें प्रिया के सिर से बहती हुई नाक के रास्ते होंठों पर आकर रुकीं। यह अपमान की इंतहा थी। इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो मैसेज क्या कयामत लाने वाला है। वे तो बस अपनी शानदार पार्टी में आए इस छोटे से हंगामे का मजा ले रहे थे। तभी पार्टी हॉल का भारी दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। एक जाना पहचाना चेहरा, पति रजत। वो जरूरी मीटिंग के बीच वॉशरूम गया था और अब वापस लौटा था। प्रिया ने उम्मीद से सिर उठाया। चाहे जैसा भी हो, है तो मेरा पति। शायद दुनिया पत्थर मारे लेकिन यह मुझे उठाएगा। लेकिन उसकी यह उम्मीद कितनी बेवकूफी भरी थी। ये सब क्या हो रहा है? रजत की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर गिरी शैंपेन से भीगी पत्नी और उसके सामने अकड़कर खड़ी मिस्टर खन्ना की बीवी। स्थिति समझते ही रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। यह चिंता का नहीं बल्कि डर का भाव था। उसे डर था कि उसकी तरक्की अब हाथ से निकल जाएगी। रजत, मैं। प्रिया ने कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर अपने पति की पैंट पकड़नी चाही, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय डरकर 2 कदम पीछे हट गया, जैसे किसी गंदी चीज ने उसे छू लिया हो। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो यहां? रजत के मुंह से निकला पहला सवाल। तुम ठीक तो हो? नहीं था, यह एक चीख थी। उसने अपनी गिरी हुई पत्नी को उठाने के बजाय सिमरन की तरफ मुड़कर 90 डिग्री पर झुक गया। मैम प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी थोड़ी गंवार है, उसे तौर तरीके नहीं आते। मैंने ही इसे ठीक से सिखाया नहीं, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। गंवार, सिखाया नहीं। पति के मुंह से निकले ये शब्द किसी खंजर की तरह प्रिया के दिल में उतर गए। सिमरन के मारे हुए बैग से ज्यादा दर्द उसे अपने पति के इन शब्दों से हुआ था। रजत फिर प्रिया की तरफ मुड़ा और उसका कंधा पकड़कर झिंझोड़ा। क्या कर रही है? जल्दी घुटनों पर बैठकर माफी मांग। तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई तो तू जिम्मेदार होगी। पता है मैं इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए कुत्तों की तरह काम किया है। तरक्की, बस यही तरक्की। उसकी पत्नी को अपमानित किया गया, लेकिन उसे सिर्फ अपनी नौकरी की चिंता थी। प्रिया की आंखों से आंसू की जगह एक ठंडी नफरत उभर आई। पति नाम का जो आखिरी सहारा था वो भी टूटकर बिखर गया। उसने खुद ही पति की पैंट से अपना हाथ हटा लिया। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बदला, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। वाह, पति पत्नी की जोड़ी तो अच्छी है। रजत, तुमने अपनी बीवी को ट्रेनिंग तो अच्छी दी है। सिमरन ने रजत के गिड़गिड़ाने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आसपास के लोग भी कानाफूसी कर रहे थे। आदमी ही बेवकूफ है, ऐसी बीवी को पार्टियों में कौन लाता है? रजत ने राहत की सांस ली। उसे इस बात की खुशी थी कि सबका गुस्सा उस पर नहीं बल्कि उसकी पत्नी पर निकल रहा था। तभी जमीन पर पड़ी प्रिया की उंगलियों में हरकत हुई। उसने मार्बल के ठंडे फर्श को इतनी जोर से पकड़ा
कि उसके नाखून सफेद पड़ गए। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। उसके घुटने छिले हुए थे, बाल शैंपेन से गीले होकर चेहरे पर चिपके थे, लेकिन उसकी कमर किसी बांस की तरह सीधी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। रजत डरकर एक कदम पीछे हट गया। क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों देख रही है? प्रिया ने जवाब देने के बजाय भीगे बालों को चेहरे से हटाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ नफरत थी। उसकी नजरें सीधे रजत की आंखों में चुभ गईं। तुम सच में एक बहुत गिरे हुए इंसान हो। धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रजत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। सबके सामने मेरी बेइज्जती। पागल हो गई है क्या ये औरत? घर की आदतें यहां दिखा रही है। मैंने कहा न घुटनों पर बैठ। रजत चीखा, लेकिन प्रिया अब उसकी चीखों से डरने वाली नहीं थी। वो बस मुस्कुराई, एक खोखली मुस्कान। और तुम? प्रिया का सिर धीरे से घूमा। उसकी नजरें अब सिमरन पर टिकी थीं। मिसेज खन्ना। उसने मैम जैसा कोई सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तुमने मुझे तुम कहा। हाँ तुम, सिमरन। प्रिया ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए उसका नाम लिया। तुम लोगों ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अपनी जुबान चलाने की, अपना हाथ उठाने की। तुम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कोई खोखली धमकी नहीं थी, यह एक भविष्यवाणी थी। सिमरन एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर उसका अहंकार जाग गया। एक नकली बैग लेकर घूमने वाली देहाती औरत मुझे धमकी देगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? आज मैं तेरी ये आंखें ही निकाल देती हूं। सिमरन ने फिर से हाथ उठाया, इस बार थप्पड़ मारने के लिए। रजत बस चीखता रहा, मैम प्लीज, मैं इसे घर ले जाकर सबक सिखाऊंगा। सिमरन का हाथ प्रिया के गाल तक पहुंचने ही वाला था। प्रिया ने आंखें बंद नहीं की, वो आने वाले हमले को सीधे देख रही थी। तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज ने पूरे हॉल को हिला दिया। हॉल का भारी डबल दरवाजा जैसे किसी धमाके से एक साथ खुल गया। तूफान शुरू हो चुका था। 1 मिनट पहले होटल की लॉबी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। होटल के अनुभवी डोरमैन, जो हमेशा वीवीआईपी मेहमानों का स्वागत करते थे, आज भूतों की तरह सफेद चेहरों के साथ एक लाइन में खड़े कांप रहे थे। अंधेरे को चीरती हुई एक के बाद एक 10 काली बुलेट प्रूफ एसयूवीज का काफिला होटल के पोर्च में आकर रुका। ये वो गाड़ियां थीं जिनमें देश के सबसे बड़े वीवीआईपीज भी बैठने से पहले सोचते थे। गाड़ियों के रुकते ही सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ दरवाजे खुले और दर्जनों काले सूट पहने सुरक्षाकर्मी बाहर निकले। उनके कानों में ईयरपीस लगे थे और आंखों में एक खतरनाक चमक थी। होटल का जनरल मैनेजर भीगता हुआ दौड़कर बाहर आया। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा एक शख्स ने बड़े अदब से खोला। एक काले रंग की हाई हील ठंडे डामर पर उतरी और फिर आबनूस की लकड़ी से बनी एक छड़ी ने जमीन पर टक की आवाज की। उस एक आवाज से लॉबी में मौजूद हर कर्मचारी ने अपनी सांस रोक ली। सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला गाड़ी से बाहर निकली। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखें किसी सेनापति की तरह चमक रही थीं। भारत के नंबर 1 व्यापारिक साम्राज्य सूर्यवंशी ग्रुप की मानद चेयरपर्सन। उन्होंने बारिश में भीगते होटल को ऐसे देखा जैसे कोई बाज अपने शिकार को देख रहा हो। मेरी बहू यही है ना? धीमी लेकिन गर्जदार आवाज। बहू शब्द सुनकर जनरल मैनेजर की आंखों में भूचाल आ गया। उसने 90 डिग्री झुककर कांपती आवाज में कहा, जी मैम, वो पार्टी हॉल में है। मैं आपको ले चलता हूं। लेकिन उस महिला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हटो रास्ते से, देर हो गई है। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर एक बार फिर पटकी। टक। आज इस होटल का आखिरी दिन समझो। हिम्मत कैसे हुई किसी की मेरे परिवार पर हाथ उठाने की? गुस्से से जलती आंखों के साथ वो आगे बढ़ीं। दर्जनों सुरक्षाकर्मी एक परछाई की तरह उनके पीछे चल पड़े। लिफ्ट का दरवाजा खुला। लाल नंबर 1 एक करके ऊपर चढ़ने लगे। 1 2 3। अंदर पार्टी में शैंपेन पी रहे लोगों के लिए यह उनकी बर्बादी की उलटी गिनती थी। वापस पार्टी हॉल में खुले दरवाजे से ठंडी नम हवा का एक झोंका अंदर आया। हॉल का गर्म माहौल एक पल में ठंडा पड़ गया। सिमरन का उठा हुआ हाथ हवा में ही जम गया। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। टक टक। एक नियमित लेकिन डरावनी छड़ी की आवाज खामोशी को चीर रही थी। पहले काले सूट वाले सुरक्षाकर्मी अंदर आए और दोनों तरफ एक दीवार की तरह खड़े हो गए। लोग डरकर पीछे हट गए और फिर उस रास्ते से सफेद बालों वाली वो बुजुर्ग महिला अंदर आईं। उनके कपड़ों में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन उनका रुतबा हॉल में मौजूद सभी अमीर औरतों से कहीं ज्यादा था। रजत का मुंह खुला का खुला रह गया। इन्हें कहीं देखा है? अखबार में,
या किसी मैगजीन के कवर पर। याद आते ही उसकी आंखों में डर उतर आया। नहीं नहीं, वो यहां क्यों आएंगी? आप कौन हैं? बिना बुलाए अंदर आने की इजाजत नहीं है। सिमरन ने कांपती आवाज में हिम्मत दिखाई, लेकिन उस महिला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, फटी हुई सैंडल और बिखरे बालों के साथ सीधी खड़ी अपनी बहू प्रिया पर। वो सीधे प्रिया के पास गईं। प्रिया के सामने पहुंचकर उनकी सख्त आंखें एक पल में नम हो गईं। मां जी, प्रिया के मुंह से दबी हुई सिसकी निकल पड़ी। उस महिला का कठोर चेहरा पिघल गया। उन्होंने अपनी छड़ी एक सहायक को थमाई और कांपते हाथों से अपनी बहू के सूजे हुए गाल को सहलाया। माफ करना बेटा, आने में देर हो गई। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? प्यार भरे इन शब्दों ने हॉल में जैसे बम फोड़ दिया। मां जी, बेटा, बहू, तो क्या यह औरत इस लड़की की सास है? लोगों की हैरान नजरें एक दूसरे से टकराने लगीं। रजत की बीवी और सूर्यवंशी ग्रुप की चेयरपर्सन की बहू सिमरन, और रजत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। फैसले का दिन आ गया था। ये सब क्या? सिमरन डरकर पीछे हटने लगी। बहू के गाल सहलाती उस बुजुर्ग महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उनकी गर्मजोशी भरी नजरें अब अंगारों में बदल चुकी थीं। उन आंखों से आंखें मिलते ही सिमरन की सांस अटक गई। ये तुमने किया है? धीमी लेकिन भारी आवाज। क्या? मैंने क्या? सुनाई नहीं दिया? मैं फिर पूछती हूं। वो एक कदम आगे बढ़ी, मेरी बहू के गाल पर हाथ उठाने वाली। तुम हो? बादल की तरह गरजती आवाज। सिमरन चीख भी नहीं पाई और जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी महंगी ड्रेस कीचड़ में सन गई। बुजुर्ग महिला की नजर जमीन पर पड़े उस लाल बैग पर गई जिसे सिमरन ने नकली कहकर फेंका था और अपने जूतों से रौंदा था। उन्होंने झुककर खुद उस गंदे बैग को उठाया। सहायकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ से रोक दिया। उन्होंने अपनी रेशमी रूमाल निकालकर बैग पर लगी कीचड़ को बड़े प्यार से साफ किया, जैसे किसी घायल बच्चे का घाव साफ कर रही हों। यह बैग नकली है, उन्होंने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम्हारी आंखों ने इसे बाजार में बिकने वाला नकली माल समझा। उन्होंने बैग के अंदर एक छिपी हुई जेब खोली। खट्ट की आवाज के साथ एक छोटा सा धातु का प्रतीक बाहर आया। उन्होंने बैग को झूमर की रोशनी में ऊपर उठाया। सोने की एक छोटी सी प्लेट चमक उठी। उस पर किसी ब्रांड का लोगो नहीं था। उस पर था दुनिया का सबसे अनोखा निशान जो सिर्फ एक चुने हुए खानदान के पास होता है, सूर्यवंशी ग्रुप का शाही प्रतीक। आंखें हैं तो ठीक से देखो, यह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह सूर्यवंशी खानदान की बहू को विरासत में मिलता है। मेरी सास ने मुझे दिया और मैंने अपनी बहू को। यह हमारे परिवार का सम्मान है। हॉल में हाहाकार मच गया। वो सिर्फ एक बैग नहीं था, वो भारत के सबसे बड़े खानदानी घराने की बहू होने की निशानी थी, एक तरह की शाही मुहर, और उन्होंने उसे रौंद दिया था। तुम्हारी औकात है इस बैग की कीमत समझने की? मेरी बहू सीधी सादी है, अपने पति का मान रखने के लिए दिखावा नहीं करती, और तुम लोगों ने उसे कमजोर समझ लिया। सिमरन का चेहरा राख हो गया। उसे अब समझ आया कि उसने किसी गरीब औरत को नहीं, बल्कि उस हस्ती को छेड़ा था जिसके सामने वो पूरी जिंदगी सिर नहीं उठा सकती। पास में खड़ा रजत तो पहले ही जमीन पर सिर रखकर कांप रहा था। असली और नकली का फर्क साफ हो गया था। बुजुर्ग महिला ने बैग प्रिया को थमाया और फिर सिमरन और रजत को देखा। उनकी आंखों में दया का कोई भाव नहीं था। घुटनों पर बैठो सब। यह एक आदेश नहीं, सज्जा की शुरुआत थी। उन घमंडी लोगों के लिए नर्क का दरवाजा खुल चुका था। घुटनों पर बैठो सब। यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक अकाट्य फरमान था। हॉल की हवा जम गई। धम। सबसे पहले रजत घुटनों पर गिरा। उसके चेहरे पर अब जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। घुटनों पर। सिमरन की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसका अहंकार उसे इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उस बुजुर्ग महिला से मिलीं, वो भी जमीन पर आ गई। देखते ही देखते मजाक उड़ाने वाली भीड़ भी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। पार्टी हॉल एक गुनाहगारों के कटघरे में बदल गया था। बुजुर्ग महिला छड़ी टेकती हुई सिमरन के सामने आकर रुकी। सिर उठाओ। सिमरन ने कांपते हुए सिर उठाया। उसका मेकअप आंसू और नाक से बहते पानी में धुल गया था। वो किसी भीगी हुई चूहिया से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। मेरी बहू का बैग नकली है, ऐसा तुमने कहा था? वो मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से। नासमझी गुनाह नहीं है, बुजुर्ग महिला ने कहा, लेकिन इंसान को न पहचान पाना गुनाह है। तुमने सिर्फ बाहरी पहनावा देखकर एक अनमोल इंसान का अपमान किया। क्या तुम्हारी कंपनी भी तुम्हारी तरह सिर्फ बाहरी दिखावा है? कन
कंपनी? सिमरन की आंखें फैल गईं। बुजुर्ग महिला ने अपने सहायक को इशारा किया। उसने एक टैबलेट सिमरन की आंखों के सामने कर दिया। स्क्रीन पर सिमरन के पति की कंपनी के दस्तावेज और सूर्यवंशी ग्रुप के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट थे। तुम्हारे पति की कंपनी हमारे ग्रुप के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलती है ना? इस महीने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। सिमरन चीखते हुए जमीन पर सिर पटकने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी एक गलती ने उसके पति की कंपनी और उसके पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया है। सूर्यवंशी ग्रुप सिर्फ असलियों के साथ व्यापार करता है। तुम जैसे नकली लोगों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कल से अपना सामान बांधने की तैयारी कर लो। यह एक मौत का फरमान था। सिमरन आह करके बेहोश हो गई। तभी जमीन पर पड़ा रजत घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे आया। माँ जी, मैं रजत हूं, आपका दामाद। मुझसे गलती हो गई, बस एक बार माफ कर दीजिए। मैंने तो प्रिया का हमेशा बहुत ख्याल रखा है। कितना बेशर्म था वो। कुछ देर पहले अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहा था और अब दामाद होने का हक जता रहा था। प्रिया ने घृणा से आंखें बंद कर लीं। हट! बुजुर्ग महिला ने अपनी छड़ी से रजत के हाथ पर जोर से मारा। किसकी मां? मेरा कोई दामाद ऐसा चूहा नहीं हो सकता जो अपनी पत्नी की बेइज्जती होते देख छिप जाए। मेरा दामाद एक मजबूत पेड़ जैसा होना चाहिए था। उनकी नजरें एक पल के लिए प्रिया पर टिकीं, फिर वापस रजत पर। मेरा बेटा मर चुका है। आज से सूर्यवंशी ग्रुप के दामाद की जगह खाली है। अपनी गंदी जुबान से मुझे मां मत कहना। यह रिश्ते का अंत था। रजत की दुनिया उजड़ चुकी थी। बुजुर्ग महिला ने मुड़कर प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा, यहां की हवा बहुत खराब है। असली और नकली पूरी तरह अलग हो चुके थे। प्रिया अपनी सांस का सहारा लेकर उस जहन्नुम जैसे हॉल से बाहर निकल गई। पीछे बर्बाद हो चुके दो लोगों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं। हॉल से बाहर निकलते हुए प्रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से रजत की चीखें आ रही थीं। प्रिया, मां जी, रुको! लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे जमीन पर पटक दिया था। एलिवेटर में दोनों चुप थे। बंद दरवाजों के पीछे प्रिया का तनाव टूटा और वो लड़खड़ा गई। एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। उसकी सांस, माफ करना, मैं बहुत देर से आई। मां जी। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। गाल में जलन और अपमान की यादें एक साथ उमड़ पड़ीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे अपनी इस मजबूत सास की आंखों में आंसू देखकर हो रहा था। उसने अपने लाल बैग को कसकर पकड़ लिया। यह सिर्फ एक बैग नहीं था, यह उसकी सास का दिया हुआ कवच था। लॉबी में पहुंचकर सास ने रूमाल निकालकर प्रिया का भीगा हुआ चेहरा पोंछा। बहुत डर गई होगी। पति ऐसा हो तो कोई क्या करे। सब मेरी गलती है। मैंने ही औलाद को पहचानने में गलती की। भारत की आयरन लेडी आज एक बहू के सामने अपनी परवरिश की नाकामी पर आंसू बहा रही थी। नहीं मां जी, आप आ गईं। मेरे लिए यही काफी है। सास ने प्रिया के बिखरे बाल संवारे और एक दृढ़ आवाज में कहा, अब कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। यह मेरा वादा है। अपनी बाकी जिंदगी की कसम खाकर कहती हूं। गाड़ी विशाल गेट से अंदर सूर्यवंशी मैंशन में दाखिल हुई। यह किसी महल से कम नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुला। इस बार सास पहले उतरी और उन्होंने बहू की तरफ हाथ बढ़ाया। पकड़ो, अब मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ, मेरे बराबर में चलना। यह एक वाक्य प्रिया की जिंदगी बदलने वाला था। वो अब कोई दबी सहमी बहू नहीं, बल्कि इस साम्राज्य की सह मालकिन थी। प्रिया ने कांपते हुए अपना हाथ अपनी सास के हाथ में दे दिया। दो औरतें हाथ में हाथ डाले उस आलीशान घर में दाखिल हुईं। बारिश रुक चुकी थी और चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी। उनके पास महंगे जेवर नहीं थे, लेकिन एक दूसरे का सहारा दुनिया की किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती लग रहा था। प्रिया अपने असली घर पहुंच चुकी थी। 1 साल बाद एक खूबसूरत धूप वाली दोपहर, सूर्यवंशी ग्रुप के प्राइवेट आर्ट गैलरी का बगीचा। प्रिया एक कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। वो 1 साल पहले वाली प्रिया नहीं थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और शांति थी। उसने एक साधारण सा स्वेटर पहना था, लेकिन उसमें से एक शाही आभा झलक रही थी। किलकारी। एक बच्चे की हंसने की आवाज गूंजी। एक छोटा बच्चा वॉकर के सहारे घास पर चल रहा था। प्रिया की आंखों से प्यार छलक पड़ा। आरव बेटा, धीरे धीरे गिर जाओगे। यह शांति, यह सुकून। 1 साल पहले बारिश में कांपती वो औरत अब कहीं नहीं थी। उसकी नजर पास की कुर्सी पर रखे उसी लाल बैग पर गई। अब वो बिल्कुल साफ था, लेकिन ध्यान से देखने पर पुराने जख्म के निशान अभी भी दिख रहे थे।
अब यह बैग उसके लिए दिखावे या सुरक्षा का जरिया नहीं था। बैग की जिप थोड़ी खुली थी और अंदर से बच्चे के डायपर, एक रूमाल और आधा खाया हुआ बिस्किट झांक रहा था। उसे हंसी आ गई। कभी वो इस बैग के पीछे छिपकर रोती थी, लेकिन अब वो जानती थी असली ब्रांड बैग नहीं बल्कि उसे उठाने वाला इंसान होता है। उसे हवा में उड़ी खबरें याद आईं। उसका पूर्व पति रजत अब कर्जदारों से छिपता हुआ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा था और वो घमंडी सिमरन तलाक के बाद एक छोटे से ढाबे में बर्तन मांज रही थी। जैसी करनी वैसी भरनी। अब उसे उन पर गुस्सा भी नहीं आता था। मैम, चेयरपर्सन आ रही हैं। प्रिया खड़ी हो गई। दूर से उसकी सास आ रही थीं। अब वो काले सूट की जगह आरामदायक सिल्क का सूट पहनती थीं। पोते को देखते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेरा बच्चा। भारत की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन अपनी छड़ी फेंक कर घास पर दौड़ पड़ी और अपने पोते को गोद में उठा लिया। खाना खाया मेरे राजा बेटे ने? इसकी मां भूखा तो नहीं रखती? मां जी, अभी पूरी कटोरी खिचड़ी खाई है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें सहारा दिया। सास, बहू और पोता धूप में नहाया। यह दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। प्रिया बेटा, सास ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। दुनिया की सारी दौलत भी मुझे यह पल नहीं दे सकती। प्रिया का दिल भर आया। महंगी पार्टियां, चमक दमक सब व्यर्थ था। परिवार का प्यार, बच्चे की हंसी और मन की शांति, यही असली दौलत थी जो किसी मॉल में नहीं मिलती। हवा का एक झोंका आया। प्रिया को अब ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसके साथ दुनिया के सबसे मजबूत और सच्चे अपने थे। आपके लिए असली ब्रांड क्या है? एक महंगा बैग या तूफान में आपका हाथ थामने वाला परिवार? प्रिया की कहानी के माध्यम से उम्मीद है कि हम सब दिखावे से परे सच्ची खुशी का मतलब समझेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।